पैनल भी चर्चा के लिए मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ गेस्ट पैनल है। बीजेपी से प्रदीप सिन्हा हैं, आरजेडी से स्मिता जी हैं और कांग्रेस से राजीव रंजन जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और सबसे पहले तो स्मिता जी, थोड़ी फेमिनिस्ट हूं तो इसलिए पहला सवाल भी आप ही से लूंगी कि जिस तरह से बातें हो रही हैं चुनाव को लेकर, कैंडिडेट्स महागठबंधन का ये दावा है कि दोनों सीटें ले जाएंगी, कुछ खास वजह कि जनता 10 महीनों के काम पर भरोसा जताएगी? जितना भी हम लोग को प्लेटफॉर्म मिला टू शो आवर परफॉर्मेंस इन द बैकग्राउंड ऑफ जो पेंडेमिक चल रहा था, तो उस हिसाब से जिस तरह का काम हुआ है, चाहे वो लेबर्स को वापस लाने की बात हो, चाहे वो स्टूडेंट्स को वापस लाने की बात हो, या फिर जिस तरह से गरीबों के बीच में अनाज बंटवाया गया, ख्याल रखा गया, तो उस हिसाब से अगर उन सब चीजों को कंसिडर किया जाए तो ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी है टू द प्रेजेंट गठबंधन सरकार। और जितना भी उनको अपॉर्चुनिटी मिला, उन्होंने बखूबी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका निर्वाहन किया है। तो मेरे हिसाब से इसका तो बेनिफिट डेफिनेटली मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। प्रदीप जी, आपने सुना अभी बसंत सोरेन को, उन्होंने कहा कि जनता उन्हें इसलिए चुनेगी क्योंकि वो उनके बीच के शख्स हैं। तो क्या लुइस मरांडी जनता के बीच की नहीं? क्या लुइस मरांडी पर जनता भरोसा नहीं करती क्योंकि 2019 का मैंडेट तो उनके खिलाफ था? देखिए, सोरेन परिवार तो खुद को धरतीपुत्र मानता है, बाकी लोगों को यहाँ का मानता ही नहीं है। उनके दिमाग में जो विष भरा हुआ है ना कि बाकी लोग उनके लिए दिक्कू हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, सिर्फ यही धरतीपुत्र हैं। और बड़े बड़े दावे किए चुनाव के दौरान कि झारखंड राज्य हम लोगों ने अलग करवा लिया, लड़कर लिया। लेकिन क्या पृष्ठभूमि रही इस आंदोलन के पीछे, वो मैं समझता हूँ राज्य की जनता भली भांति समझती है। और जो युवा पीढ़ी राजनीति में आ रही है, उनको भी जानने का अधिकार है, जानना चाहिए उनको कि इस परिवार ने मात्र 3 करोड़ रुपए के लिए इस आंदोलन को बेच दिया था। 1993 में ही राज्य अलग हो सकता था, लेकिन इनकी प्राथमिकता कुछ और थी। आंदोलन के नाम पर परिवार की इच्छाओं की पूर्ति और खुद को कितना प्रोजेक्ट कर सके, अपनी राजनीतिक जीवन को कितना हम सेफगार्ड कर सके, कितना आगे ले जा सके, इनकी प्राथमिकताएं दूसरी थी। और आज राज्य के विकास की बात कर रहे हैं। अभी स्मिता जी ने बहुत सारी चीजें गिनाई कि पैंडेमिक के दौरान हम लोगों ने क्या क्या किया। एक चीज बोलना शायद वो भूल गई कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में दुर्व्यवस्था का क्या आलम है कि जब शिबू सोरेन संक्रमित होते हैं तो उनको इलाज के लिए मेदांता भेजा जाता है दिल्ली। यहाँ के रांची के सिविल सर्जन खुद 3 दिन के बाद वहां से भाग के दूसरी जगह इलाज करवाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में। अभी जगन्नाथ महतो का केस आपके सामने है। आप समझ सकते हैं कि सरकार ने कोशिशें की हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता कि कोई भी सरकार कोशिश नहीं करती। 10 महीने की व्यवस्था है ना सर, सबसे ज्यादा राज तो बीजेपी ने ही किया झारखंड। 10 महीने क्या हम लोगों ने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया था क्या? 10 महीने पहले सरकार थी ना इस राज्य में। पैंडेमिक था, इसमें व्यवस्थाओं का हवाला देना क्या सही है? स्वास्थ्य सुविधाएं जो थी उसकी आज क्या हालत है? आप देखिए, लोग जो है सरकारी अस्पताल का रुख नहीं करना चाहते। आपको मैं बताऊं कि मेरे एक परिचित हॉस्पिटल में थे, अभी कोरोना संक्रमित थे, अभी दूसरी जगह इलाज करवा रहे हैं। वो उन्होंने बताया कि अंदर 40-40 पेशेंट थे और मात्र 3 नर्सेस थी। और नर्सेस उनको ना समय से दवा दे पाती थी, ना खाना दे पाती थी। और मतलब आप समझ सकते हैं कि वर्कलोड इतना है कि झल्लाहट भी होता है। स्वाभाविक है, मानव गुण है ये कि उनमें झल्लाहट भी होता है, मरीज भी चिड़चिड़ा होता है कि हमारा प्रॉपर केयर नहीं किया जा रहा। तो उनको वहां मजबूरन वहां से छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। सरकार अपनी पीठ थपथपाए, हम जनता के बीच गए हैं और ये बतौर राजनीतिक दल, विरोधी दल होने के नाते हम 10 माह की विफलताओं को गिनाएंगे जनता के सामने। चलिए, 10 माह की विफलताएं, बिल्कुल आप विफलताएं गिनाएंगे। 10 महीने की उपलब्धि लेकर महागठबंधन गया चुनावी मैदान में। राजीव जी, कोई शक नहीं कि 10 महीने में 8 महीने तो पैंडेमिक से जूझ रही थी सरकार, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारा लोड था सरकार पे। बावजूद इसके जिस तरह से व्यवस्थाएं का आरोप लगा है कि अव्यवस्था रही, आरोप जो लगा रहे हैं प्रदीप जी, क्या जवाब? मरीजों की झल्लाहट की बात कर रहे हैं मेरे विद्वान मित्र और भाई। नहीं, विद्वान नहीं यार, साधारण ज्ञान का आदमी। मैं उनको याद दिला दूं कि इसी व्यवस्था के तहत इनके प्रदेश अध्यक्ष आज शानदार बयानबाजी कर रहे हैं। उसी रिम्स में उनका इलाज हुआ था और कहीं भी नहीं गए। हार्ट का विंग है, ये अलग कहीं है। नहीं। आपने अस्पताल की व्यवस्था की बात की, मैं उसी अस्पताल के इलाज की बात कर रहा हूं। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि उसी अस्पताल में आपके प्रदेश अध्यक्ष जी का इलाज हुआ और आज बड़े मजे से घूम रहे हैं और शानदार बयानबाजी। समस्या है पूरे देश में, इससे जूझने का काम किया जा रहा है। और स्मिता जी ने भी कहा, लोगों ने देखा, आपके चैनल ने भी दिखाया है कि किस प्रकार से सरकार ने बेहतर तरीके से जमीन पर उतर करके
और खास करके महागठबंधन दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं जो वास्तव में जनता के बीच में काम करते हैं, उन्होंने जमीन पर उतर करके किस प्रकार से लोगों को मदद पहुंचाने की काम की है। चाहे वो मजदूरों को लाने का मामला हो, या उन तक अनाज पहुंचाने का मामला हो, या दीदी किचन के माध्यम से उनको भोजन कराने का मामला हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उतर करके जा करके एक जगह जगह चीजों का मुआयना किया। हमारे सरकार में शामिल मंत्रियों ने, रामेश्वर उरांव जी ने, चाहे हर कोई इस ये में लगा हुआ था कि किस प्रकार से भाई ये विश्वव्यापी समस्या है, ये पैंडेमिक है, ये कोई सोची समझी चीज नहीं है कि इसके लिए पहले से तैयारी की गई थी। बावजूद उसके हम लोगों ने परफॉर्म करने का कोशिश किया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्राथमिकताएं जो थी ये ज्यादा पैंडेमिक में ही हो गई, तो अन्य चीजें थोड़ी निश्चित रूप से हम उसमें पीछे हुए हैं। लेकिन बाद के दिनों में हमने, सरकार ने जो भी चुनाव के पूर्व जो भी वायदे किए उसको पूरा करने की दिशा में हमने कदम बढ़ा दिया है। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लगातार विभागीय स्तर पर हो, चाहे अफसरों के जरिए हो, हमने काम करने का और उसको जमीन पर उतारने का प्रयास शुरू कर दिया है। और आगे आने वाले दिनों में ये आपको उसका फलाफल भी दिखाई देगा। रही बात कि पैंडेमिक के दौरान मेरे मित्र और उनके दल के लोगों ने क्या किया, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तरह तरह के चीजों का उपयोग किया गया। लोग घर में बैठे उपवास किया, घर से ही आंदोलन किया, पत्र लिखा। इसके अलावा तो मुझे कहीं कुछ जमीन पर दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज मैं राजनीतिक चर्चा करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे मित्रवर ने आज शुरू ही कर दिया राजनीतिक। आज आरोप प्रत्यारोप का चीज नहीं था। आज तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बेहतर व्यवस्था की। और मैं मतदाता भाई बहनों का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पैंडेमिक के बावजूद भी तमाम सावधानियों को बरतते हुए मतदान के प्रतिशत को इतना बढ़िया किया है। और आगे आने वाले समय में भी जो लोग मत देने के लिए नहीं निकले हैं, वो अपने अपने घरों से निकले, क्योंकि संविधान प्रदत्त जो आपका अधिकार है, उस अधिकार के प्रति आपका कर्तव्य भी है कि आपका क्षेत्र का प्रतिनिधि आप कैसे चुने, किसको चुने। जी प्रदीप जी, मतदान का प्रतिशत आपने देखा दुमका में तकरीबन 33% और ये 11 बजे तक का ही है, और बेरमो में तकरीबन 29%, बयार किस ओर, और अगर जिस ओर आप इशारा करेंगे तो उसकी वजह के साथ बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारे दर्शक बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, मैं यहाँ प्रेडिक्शन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। टर्नआउट जो है निश्चित रूप से, राजनीति में स्पेक्युलेशंस तो होते हैं, निश्चित रूप से जो टर्नआउट है बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि मतदाताओं की भागीदारी अगर बढ़ती है लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र को गति देने के लिए बहुत अच्छी बात है। और जहां तक प्रश्न है कि अब किस ओर जाएगा, ये मैं समझता हूँ कि स्पेकुलेशन, अगर हम 5 बजे मतदान जब पूरी हो जाए और 10 तारीख को जब मतगणना होगी, तो हम सबों की सभी आकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी उस दिन। लेकिन साथ ही साथ मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर टर्नआउट काफी लार्ज होता है तो अमूमन ये माना जाता है कि जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ लोगों का आक्रोश है और उसके विरोध में लोग वोट देने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आए हैं। तो अगर ऐसा है सर, तो क्यों आपको क्यों लगता है कि क्या 10 महीने में जनता का भरोसा हेमंत सरकार ने जीता है तो उनके महागठबंधन प्रत्याशियों को जीत मिलेगी, या फिर 2019 में मैंडेट नहीं मिला एनडीए को तो वो मैंडेट इन 2 सीटों पर मिलने वाला है? देखिए, जो सरकार आई है 10 महीने पहले, तो 5 साल का इनको मैंडेट मिला है जी। लेकिन जो कहा जाता है ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ठीक है, वैश्विक महामारी है, लेकिन उसके बावजूद भी अन्य सरकारें काम कर रही हैं, अन्य राज्य सरकारें भी अपने अपने दायित्व पूरा कर रही हैं। लेकिन ये सरकार 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना सकी, नई सड़क रिपेयर नहीं करा सकी। सड़कों की आज आप चले जाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में भी स्थिति राज्य सरकार के पास फंड नहीं है, कह रही है राज्य सरकार। ये रोना तो आप गाड़ी खरीदने के लिए पैसे थे क्या? नहीं, जीएसटी, डीवीसी और भी बकाये हैं जो केंद्र से मिल नहीं पा रहा राज्य सरकार को, ये सारी दलीलें हैं राज्य सरकार के बकाये पास। के लिए मुख्यमंत्री इतना उछल कूद कर रहे हैं, जो कुल राजस्व इनको नहीं मिला तो कोई 6 वर्षों में नहीं है, बकाया नहीं है। कि मोदी सरकार जब से आई तब से पैसे रोक दिए। जब इनके पिताजी कोल मिनिस्टर थे तब इनको ये चीज याद नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त प्राथमिकताएं दूसरी थी। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार अपना दायित्व निभाने में विफल रही है कि कोई नया अस्पताल भी नहीं शुरू करवा पाए। कितने आप लोगों ने ही दिखाया
जी। और आप कई अखबारों में छपे कि पुराने बिल्डिंग्स बनने पड़े हैं। और आपको एक चीज बता दूं, बहुत आश्चर्यजनक कि 3-3 मेडिकल कॉलेज जो बने थे इस राज्य में, पिछले वर्ष एडमिशन हुआ और नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कुछ शर्तों के साथ उनको इजाजत दी कि आप फैकल्टी नियुक्त कीजिए, बाकी जो चीजें होती है उसको पूरा कीजिए। इस सत्र में छात्रों का एडमिशन नहीं होगा। सरकार का ध्यान इस ओर गया ही नहीं। सरकार को कर्तव्य बोध ही नहीं है आने के बाद कि उसको करना क्या है। तो क्या मतलब ये इस सवाल का जवाब जरूर लेना चाहिए राजीव जी। क्या ये जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, जो खामियां गिना रहे हैं, ये खामियां जनता समझती है कि अगर ये खामियां दूर कर लेती सरकार तो शायद और भरोसा जीत पाता महागठबंधन पब्लिक का? नहीं, मैंने पहला जो इनका वाक्य था मैं उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये मैंडेट 5 वर्षों के लिए था। लेकिन दूसरे मैंडेट में जिस प्रकार से इन्होंने आरोप प्रत्यारोप, जो दूसरा वाक्य इन्होंने कहा कि किस प्रकार से मेडिकल कॉलेज की चर्चा की या हम डीवीसी के बकाया राशि के कटौती की चर्चा करें, तो गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ जो इनका रवैया है, और खास करके जब सरकार ने ये प्ली ले लिया था, सरकार ने काउंसिल को ये इत्तला कर दिया था कि ये जो व्यवहारिक जो दिक्कतें हैं उसको दूर करने का सरकार प्रयास प्रारंभ कर चुकी है, लेकिन पैंडेमिक के कारण ये अभी संभव नहीं हो पाया है। तो खास करके आप देखेंगे कि इस प्रकार से सिर्फ झारखंड की सीटें कम की गई जी। बकाया आंध्र प्रदेश का भी है, 50,000 करोड़ से ऊपर का बकाया है, 60,000 करोड़ करीब बकाया है। उत्तर प्रदेश का भी है 40,000 करोड़ का बकाया। वहां तो आरबीआई के जमा खाते में से पैसे नहीं काटे गए, लेकिन झारखंड के काट लिए गए। तो ये दिखाता है कि इनको जो दर्द है और ये जो इनका जो भावना है, जो बदला लेने की जो भावना है झारखंड की जनता से, झारखंड की मौजूदा जनता जो आज मतदान कर रही है, वो इन बातों का भी ख्याल रखेगी कि अगर इनको चुनाव में नहीं जितवाया जाता है तो ये किस प्रकार से यहाँ की जनता से बदला लेने का काम करते हैं। क्योंकि ये पैसे यहाँ आते तो निश्चित रूप से जिन कमियों की ये सारा कर रहे हैं, उन कमियों को दूर करने में सरकार को सहायक सिद्ध होते। वो कहीं ना कहीं जन कल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए, यहाँ के योजनाओं को विकास का अंजाम तक पहुंचाने के लिए उस राशि का उपयोग किया जाता। तो अब अपना अधिकार अगर कोई राज्य मांगता है तो इनको दिक्कत हो जाती है। ये उसमें संघीय व्यवस्था और पेंडेमिक सवाल मुझे स्मिता जी से लेना था, लेकिन आपके सवालों का जवाब देने के लिए बहुत तत्पर नजर आ रहे प्रदीप जी। हाँ, कुछ कह रहे थे सर आप? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये केंद्र सरकार के मसले पर तो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इतना राजीव जी बता दें कि स्टेट रेवेन्यू कलेक्शन कितना हुआ इस राज्य में जी। कहीं ना कहीं सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए स्टेट रेवेन्यू कलेक्शन का जहां तक सवाल है, एक मिनट पूरा कर लूं, उसके बाद बोलेगा, पूरा कर लेता हूं। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सारा चीज केंद्र पर डाल दो जी। और मैं समझता हूं कि राजीव जी थोड़े निष्पक्ष दिखते अगर उन्होंने इस बात का जिक्र किया होता कि इसी पीरियड में हेमंत सोरेन को आकर कोयला मंत्री केंद्र से आकर 250 करोड़ रुपए जो राजस्व था उसकी इनिशियल मतलब वो शुरुआत करते हैं कि चलो ये पैसा है आपका बकाया, वहां हम ये राशि देकर आपकी शुरुआत कर रहे हैं। तो इस चीज का ये जिक्र नहीं करेंगे कि केंद्र सरकार ने किस मद में मदद की। रोना जरूर रोएंगे, क्योंकि रोने की आदत है, रो कर विफलताओं को छुपाने से जनता समझ रही है। भारतीय जनता और जो मैंडेट आएगा उसमें आपको दिखेगा वाले लोग नहीं है। जिस 250 करोड़ की ये चर्चा कर रहे हैं वो पैंडेमिक के काम के लिए दिया गया है। वो हमारा को बकाया राशि का छूटने के लिए इवेंट मैनेजमेंट की जो 5 साल सरकार चलाई, पूरा का पूरा खजाना खाली कर दिया, विकास के खोखले दावे किए, लूट तंत्र चला, जो धीरे धीरे करके परत दर परत खुल रही है। अभी यहां तक तो इन्होंने अभी जो ये 2 दिन पहले जो आया मामला कि जो राशि दी जानी चाहिए थी अल्पसंख्यक विद्यालयों के बच्चों को, उसमें घपलेबाजी हुई है। जांच का आदेश हो गया है, जांच के आदेश दे दिए बिल्कुल जांच का आदेश हो गया है, उस पर कार्रवाई भी होगी आगे। हर चीज में इन लोगों ने खुल करके सत्ता के मशीनरी का दुरुपयोग किस प्रकार से किया, ये झारखंड की जनता ने नंगी निगाहों से पूरे 5 वर्षों तक देखा है जी। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा और ये चर्चा भी हमारी जारी है। लेकिन हम ये भी बताएं अपने दर्शकों को कि बिहार इलेक्शंस भी हो रहे हैं और आरजेडी इस बार ने जितनी मेहनत की है, आरजेडी ने, या कहें हम कि महागठबंधन ने जितनी मेहनत की है और जो स्पेक्यूलेशंस आ रहे हैं उसके हिसाब से आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी भी, उन्होंने भी दिन में 4-4 रैलियां एक साथ की हैं बिहार में। स्मिता जी, तेजस्वी का फॉर्म चलेगा या फिर कुछ और कहानी बदलेगी?
नहीं, मैंने जो अभी तक रिपीटेडली यही बोला है कि जिस तरह से वो सामने आए हैं, जो भी उनका वो अपने जो प्रोमिसेस जो सामने रख रहे हैं, वो बहुत लॉजिकल है, सीइंग द कंडीशन ऑफ बिहार, जो वहाँ का भी रिक्वायरमेंट है उसको फोकस करते हुए। प्रोमिसेस वोटिंग टर्नआउट नहीं होता है स्मिता जी, जहां तक अब तक का ये इतिहास रहा है। अबाउट ऑब्वियसली जो वो बोल रहे हैं उसके वजह से जनता का जो रुझान है वो उनकी तरफ जा रहा है, स्पेशली द यूथ। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर यूथ का इंटेंशन उनकी तरफ जा रहा है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वोटिंग आल्सो एज वेल। तो मुझे लगता है कि इस बार डेफिनेटली महागठबंधन के साथ साथ रहेगा, और युवा का तो पूरी तरह से, और उनको बदलाव अब बिहार की जनता को चाहिए, क्योंकि अगर 15 साल का जो आपको कार्यकाल मिला उसमें अगर डिससैटिस्फाइड है जनता, तो वो बदलाव अब चाहती है, एंड डेफिनेटली उनका बदलाव। लेकिन लालू के 15 साल के कार्यकाल पर भी तो सवाल उठ रहे हैं, कई सवाल उठे हैं। दैट इज देखिए, अगर सवाल उठाना चाहे तो हम लोग पास्ट में बहुत पीछे तक भी जा सकते हैं, बट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 2004, यानी हम एक नए बदलाव की तरफ देख हाँ, रहे हैं। 2004 तो बहुत पुराना समय हो गया। उसके बाद के 15 साल बाकी एनडीए की सरकार चली है, उसके बाद अब नया सरकार आने का बात हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पीपल हैं, दे विल बी जजिंग यू फॉर द पास्ट 15 ईयर्स। उसके पहले क्यों जाना है? उतना दिन का भी तो आपका, अब 15 ईयर्स भी आप छोड़ दीजिए, अगर आप 5 ईयर्स में भी आप देखें तो बिहार की जनता, लेकिन इतिहास वर्तमान की नींव होता है स्मिता जी, ये भी समझना होगा। दैट्स फॉर श्योर, वर्तमान का नींव होता है, और उस पर भी टारगेट किया जा रहा है आरजेडी को। दैट आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग, लेकिन 15 साल एनडीए की सरकार वहां पे रही है, अगर वो 11 महीने हम छोड़ भी दे तो बीच वाला, लेकिन इन सब के बीच बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ? और आज क्या जो तेजस्वी या फिर हम आरजेडी का पूरा जो फॉर्म नजर आ रहा है, महागठबंधन का जो फॉर्म नजर आ रहा है, क्या उससे एनडीए डरा हुआ है कि प्रधानमंत्री दिन में 4-4 रैलियां करके जाते हैं? डरने की आवश्यकता उन लोगों को है जी, जिन्होंने लालू यादव का शासनकाल देखा है 15 वर्षों का। और अभी स्मिता जी बोल रही थी कि बहुत पीछे नहीं जाना चाहिए। पीछे इसलिए जाना चाहिए, हम एक राजनीतिक दल होने के नाते पिछले इसलिए ले जाना चाहते हैं लोगों को कि कोई मुख्यमंत्री होटवार जेल में फिर बंद ना हो। और आज इनको ये जानना चाहिए कि किन आरोपों के कारण यहाँ पर रिम्स की शोभा बढ़ा रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है बिहार के डेवलपमेंट का, आपने कैसे कह दिया कि बिहार में कुछ हुआ नहीं? बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ 15 सालों में, तो 3 बार सरकार चुन के कैसे आई? जी, लोगों ने मत दिया, आप उस मत का, मैं समझता हूं कि जो जनता ने जनादेश दिया उसका अपमान है। आपने जो कहा कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ, बिहार में ठीक है जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हुआ, ये आप कह सकती हैं, जी, लेकिन बिहार में कुछ नहीं हुआ। सिंपली राइट ऑफ करने की कोशिश, और जो कह रही थी अभी ना ये कि प्रोमिसेस आर मेड और उसको हम पूरा करेंगे, जी। इनको याद आना चाहिए कि प्रोमिसेस वेर मेड वेर नेवर फुलफिल्ड, No, कभी I पूरा will ही talk नहीं हुआ about ये, fulfilling. इसलिए परिवर्तन हुआ वहां। और जिस तरह से आज जो बात कर रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, इंडस्ट्री लगेगी तब तो देंगे सरकारी नौकरी, क्या ये सबको सचिवालय में नौकरी देंगे या जो विभागें चलती है वहां देंगे? इतनी संख्या है क्या? और राजद का जो बैकग्राउंड है, जो उनकी पास हिस्ट्री है, क्या उसको देखकर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आना चाहेगा? जी, कि उस दौर में जब बड़े बड़े व्यापारी यहाँ से अपने अपने सब कुछ समेट कर दूसरे राज्यों में चले गए, इसके लिए कौन दोषी था? घर में लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे, नहीं खबर लग जाएगा। साधु यादव, सुभाष यादव कौन थे ये? गाड़ी उठा के ले जाते थे, पैसा नहीं दीजिएगा तो बच्चे किडनैप कर लिए जाते बहुत थे। सारे आरोप हैं आरजेडी के नहीं तो इसलिए शासनकाल याद को दिलाना लेकर है भी, कि उस लेकिन कालखंड में पीछे मत जाए बिहार। आज कम से कम अमन चैन है, सुकून है, तो उसको हम लेकर आगे बढ़े। जब पीस होगी तभी प्रॉस्पेरिटी होगी। राजीव जी, पीस और प्रोस्पेरिटी की बात की जा रही है, ये 15 साल जो करंट 15 साल हैं वो पीस और प्रोस्पेरिटी अगर रही, तो फिर पिछले 15 उसके पहले के 15 साल के हिसाब पर उसके आधार पर आरजेडी और कांग्रेस क्यों वोट मांग रहा है? देखिए, प्रोमिसेस की अभी चर्चा हो रही है, जी, तो प्रोमिसेस जो इन्होंने किया, क्या वो फुलफिल हो पाया? क्या किस विकास की बात करते हैं बिहार में? चलिए, हमारी चर्चा लगातार जारी है। राजीव जी, आप कुछ कह रहे थे बीच में ही, वो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, वो फर्स्ट टाइम वोटर्स, वो एक्साइटमेंट भी दिखाना लोगों को जरूरी था, एक्सपेक्टेशंस भी दिखाना जरूरी है कि एक आम नागरिक क्या चाहता है अपने जनप्रतिनिधि से। बिल्कुल सही, और ये चीजें होनी चाहिए। और मैं तो खुश हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी जो है इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है, ताकि परिवर्तन सतत प्रक्रिया है और सरकारों को ये काम करने की शक्ति भी देता है, जनप्रतिनिधियों को भी ये प्रेरणा देता है कि हमारे मतदाताओं की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसको कैसे फुलफिल किया जाए, ये उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, और बड़े तादाद में मतदाता घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से उन मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा जो अब तक घरों से नहीं निकले हैं, वो भी अपने घरों से निकले,
चूंकि चुनाव आयोग और प्रशासन ने बहुत बेहतर व्यवस्थाएं की है, इस पेंडेमिक की खतरे से उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। एकदम फ्री हो करके जा करके मतदान करें और अपने अधिकार का उपयोग करें। चलिए, बिहार चुनाव भी चल रहा है और स्मिता जी हैं यहाँ पर, तो स्मिता जी ये जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपने कहा कि पिछले जो है बातें उन्हें ध्यान में रखकर नहीं, जो सामने जो वर्तमान सरकार है उनके कामकाज पर सवाल उठाने चाहिए। ठीक है, सवाल उठेंगे नीतीश सरकार पर, एनडीए पर, लेकिन जो भ्रष्टाचार के दाग हैं आरजेडी पर, अब तो बाकी पार्टियां भी शामिल हो गई हैं। राजीव जी, आप भी अगर चाहें तो जवाब दे सकते हैं बाद में। क्या वो भ्रष्टाचार के दाग आरजेडी धुल पाएगा अगर सत्ता में लौटता है तो? डेफिनेटली, अगर ऐसे कैसे? ऐसे जो दाग, ऑब्वियसली व्हेन वी गो फॉर अ चेंज वी एक्सपेक्ट चेंज इन एवरी पर्सपेक्टिव। तो इसीलिए जो रुझान है लोगों का वो तेजस्वी की तरफ है, क्योंकि उनमें उनको कुछ तो दिखाई दे रहा है ऐसा कि ऐसा उनको लगता है कि जो भी पिछली जो बातें हैं वो रिपीट नहीं होंगी, जिसपे हम पे उंगलियां उठाई जा रही हैं वो रिपीट नहीं होंगी। और दूसरी बात कि जो भी वो बात सामने रख रहे हैं उसको वो फुलफिल करने की क्षमता रखते हैं, और इसलिए जनता उनको ये चांस देना चाहती है। राजीव जी, कैसे जस्टिफाई होगा अगर आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में लौटती है, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे आप उस 15 साल के भ्रष्टाचार को? कोई जस्टिफिकेशन, पूर्व मुख्यमंत्री अभी भी वो भ्रष्टाचार को कोई भी जस्टिफाई करना नहीं चाहता मैडम, ये सवाल ही गलत है और ये हाइपोथेटिकल सवाल है, क्योंकि जब तक वो शासन में आएंगे नहीं, वो कुछ करेंगे नहीं, तब आप उसको जस्टिफिकेशन आप कैसे मांग सकती हैं? जहां तक वोटर्स का टर्नआउट का सवाल है, पूरे प्रचार अभियान के दौरान जिस प्रकार से महागठबंधन के रैलियों में लगातार स्वतः स्फूर्त जो भीड़ उमड़ रही है, वो इस बात का द्योतक है कि 15 सालों तक उनको सिर्फ सब्ज बाग दिखाया गया, झूठे वायदे किए गए और उनके साथ धोखा हुआ। उस धोखे को वो परिवर्तन के रूप में तेजस्वी में देख रहे हैं, महागठबंधन में कांग्रेस के सहयोग से बनने वाली सरकार के रूप में। एक छोटा सा सवाल, बहुत कम समय बचा है, ये जो भीड़ है प्रदीप जी, वोटर टर्नआउट होंगे जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है तेजस्वी के जनसभाओं में, क्या एक थोड़ी सी शंका एनडीए के खेमे में? तेजस्वी पिछली सरकार में नीतीश जी के साथ 2015 के चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री थे। जब उन पर आरोप लगे कि उनके पिताजी के काली कमाई के पैसे, जवाब चाहेंगे आपसे, जमीन कैसे उनके पास पहुंचा, 29 साल की उम्र में किसी के पास अगर बेनामी संपत्ति है, तो जब उनसे जवाब पूछा गया तो उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। नीतीश कुमार गठबंधन, यूपीए गठबंधन का हिस्सा होने के कारण राहुल गांधी को जाकर बताते हैं कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, आप इसमें इंटरफेयर कीजिए, मौन साथ जाते हैं वो।